हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इस कंटेक्स्ट में हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज से पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। तो आज देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो बात करें लास्ट ईयर के पेपर की, तो लास्ट ईयर के पेपर में गिवन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में से हमें किसी भी दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की सेक्शन सी में, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था वो था डिराइव द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होते हैं उनको डिराइव करना था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दैट इज मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें हम लोगों ने किसी भी एक पॉइंट को सर्टेन लोकेट कर दिया जिसका कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होगा, और उस एक्स वाई जेड को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे बाय यूजिंग आर थीटा फाई या आर थीटा फाई के टर्म्स में हम लिखेंगे उस सर्टेन पॉइंट को लोकेट करते हुए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा। हमने क्या किया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जहां पे मान लिया कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अब ये तो सर्टेन हो गया ओरिजिन हमारे इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब इसमें क्या बोला गया कि इस सर्टेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है और इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो, या कह सकते हैं जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है इस सर्टेन पॉइंट को, वो उनका एक्स वाई जेड है। दैट इज कोई भी पॉइंट P हमने कंसिडर किया और ये पॉइंट P एक्स वाई जेड पॉइंट पे लोकेटेड है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, ओरिजिन से इस पॉइंट तक एक हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। मान लिया कि इसको एक वेक्टर से डिनोट कर दिया, आर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड होगा आर। तो हमने एक वेक्टर बनाया, एक पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर बनाया, और उस आर वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट था, या सॉरी जो इसका मैग्नीट्यूड था वो आर के बराबर था। अब आगे क्या बोला गया, इस सर्टेन पोजीशन वेक्टर से और जेड एक्सिस की बात करें तो उनके बीच में एंगल थीटा का बन रहा था। तो ये सर्टेन एक थीटा एंगल बना दिया जिसको हम कोलैटिट्यूड भी बोलते हैं। फिर क्या बोला गया कि इनका जो एक सर्टेन प्लेन कंसिडर कर लेते हैं जो कि इस सर्टेन वेक्टर को कंटेन कर रहा होगा, और इसको क्या करेंगे, हम जेड एक्स प्लेन से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से, तो ये जो सर्टेन हमारा वर्टिकल प्लेन जो आर पोजीशन वेक्टर को कंटेन कर रहा था और जेड एक्स प्लेन के बीच की एंगल जो है वो फाई की बनेगी, जिसको हम एजिमुथल एंगल के नाम से जानते हैं। तो क्या देखा गया कि एक कोई पॉइंट P हमने इसमें डिनोट किया जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वाई जेड था। तो एक्स वाई जेड पे हमने इस पॉइंट P को लोकेट कर दिया। अब ओरिजिन से इस P पॉइंट तक हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया जिसका मैग्नीट्यूड आर था। अब इस पोजीशन वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच की एंगल थीटा थी। और क्या बोला गया दूसरी बात कि एक सर्टेन प्लेन जो कि इस वर्टिकल प्लेन जो कि इस पोजीशन वेक्टर को कंटेन करेगा, और जेड एक्स प्लेन के बीच की जो एंगल बनेगी वो फाई की बनेगी। अब यहां पे क्या बताना है हमें, तो इतनी बातें तो हमने बोल दी। अब हमें एक्स वाई और जेड के बारे में बताना है कि किस तरीके से ये एक्स वाई जेड आर थीटा और फाई के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हमारा कहलाता है। तो यहां से क्या देखा गया कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट कहां से पता चलेगा, एक्स एक्सिस से पता चलेगा। तो एक्स एक्सिस की बात करी जाए तो ये सर्टेन पॉइंट कहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मान लेते हैं कि ये P हो गया, ये OP, इसको Q बोल देते हैं, ये सर्टेन पॉइंट R हो गया और ये सर्टेन पॉइंट हमारा S हो गया। तो क्या बोला गया कि OR जो है वही हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग क्या बता रहा है, सर्टेन कि कितना हमारा पार्टिकल बेसिकली ओरिजिन से दूर है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये बोल दिया कि ये x के बराबर है। तो ये x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये तो हमारा फाई हो गया। तो ये सर्टेन वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, OQ cos फाई के बराबर हो जाएगी। कैसे OQ cos फाई के बराबर होगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये हमारा फाई एंगल हो गया, ठीक है, ये हमारा फाई एंगल हो गया। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये OQ हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो
अब हमें क्या करना है, ओ आर की वैल्यू निकालनी है। तो जब ओ आर की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, मतलब कि बेस की वैल्यू हमको चाहिए, तो वहां से हमें बेस चाहिए, तो दैट इज हम निकालेंगे क्या, cos फाई। और cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या हो गया, ओ आर हो गया, और हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया, ओ क्यू हो गया। तो यहां से ओ आर की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, ओ क्यू cos फाई के बराबर मिली। और यही ओ आर हमारा क्या है, x के बराबर है। तो x बराबर क्या मिल गया, ओ क्यू cos फाई। अब यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ओ क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ओ क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो इसको क्या करेंगे, हम इस सर्टेन पॉइंट को z एक्सिस से मीट करा देंगे। तो क्या देखा जाएगा, जितना ओ क्यू है उतना ही हमारा ये सर्टेन p पॉइंट से इस z एक्सिस तक है। मान लिया कि इसको एक और नाम दे देते हैं, इस t पॉइंट तक। तो OQ इज इक्वल्स टू PT के बराबर है। तो यहां से क्या देखने को मिल जाएगा कि OQ की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये थीटा एंगल हो गया, PT क्या है, इसका परपेंडिकुलर बता रहा है, तो दैट इज क्या हो गया, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज PT अपॉन हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या है हमारा, OP है। तो यहां से देखते हुए क्या पता चलेगा कि PT की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, PT इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा OP साइन थीटा। और OP क्या है हमारा, यही पोजीशन वेक्टर बनाया था हमने जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, R के बराबर। तो PT इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R साइन थीटा के बराबर। तो PT देखा क्या हो गया, R साइन थीटा के बराबर हो गया। तो जब PT R साइन थीटा के बराबर हो गया तो वही उतना ही OQ की भी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से क्या देखा, x इज इक्वल्स टू OQ की वैल्यू क्या हो गई, R साइन थीटा हो गई। तो R साइन थीटा cos फाई। तो ये हो गया हमारा x का कोऑर्डिनेट। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R साइन थीटा cos फाई। तो x जो है, x कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x को जो है हम किस तरीके से पोलर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, R साइन थीटा फाई के टर्म में। तो ये तो बात हो गई x की। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, y निकालते हैं। तो y के लिए क्या देखा जाएगा, y को भी हमें R थीटा फाई के टर्म्स में निकालना है। तो y की जब बात करी जाएगी तो y कितना हुआ, ये सर्टेन y एक्सिस है, तो ओरिजिन से इस सर्टेन पॉइंट पे कट किया जा रहा है, तो ये इतनी डिस्टेंस क्या हो गई, y के बराबर, दैट इज OS क्या हो गया, y के बराबर। तो y की बात करें तो x तो निकल गया, R साइन थीटा cos फाई। y की बात करें तो y क्या हो गया, अब y जो है वो जितना OS है उतना ही RQ, दैट इज RQ इज इक्वल्स टू OS हो जाएगा। तो RQ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा फाई गिवन है। तो RQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन फाई की वैल्यू निकाल देते हैं। तो साइन फाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर, दैट इज RQ अपॉन हाइपोटेनस OQ। तो RQ की वैल्यू क्या आ गई, OQ साइन फाई आ गई। तो y क्या देखा, OQ साइन फाई के बराबर हो गया। अब OQ की वैल्यू अभी जस्ट हमने इसके पहले निकाली थी, किसके बराबर थी, R साइन थीटा के बराबर। OQ क्या था, OQ जो था वो PT के बराबर था, और ये क्या था, ये थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बना, तो ये क्या बना, OP साइन थीटा, दैट इज R साइन थीटा। तो OQ बराबर क्या हो गया, R साइन थीटा साइन फाई। तो y क्या देखा कि y जो हमें मिल गया R साइन थीटा साइन फाई के बराबर। तो यहां से क्या देखा, x इज इक्वल्स टू R साइन थीटा cos फाई मिला एंड y इज इक्वल्स टू R साइन थीटा साइन फाई मिला। इसी तरीके से z की वैल्यू निकाल देंगे। तो z के लिए क्या देखा कि p वेक्टर यहाँ पे है तो z पे डायरेक्टली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जब डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या देखा, ओरिजिन से z तक की डिस्टेंस कितना हो गया, इतनी सर्टेन वैल्यू के बराबर। तो ये क्या देखा, ये एंगल थीटा था, इसका बेस बन रहा था ये OT। तो ये क्या हो गया, हम क्या लिख सकते हैं, ये सिंपली क्या हो जाएगा, R cos थीटा के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या हुई, बेस यही हमारा, मान लिया कि ये z के बराबर है तो बेस हो गया z के बराबर अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज व्हाट, OP, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, R के बराबर। तो R हो गया तो z इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, R cos थीटा। तो इस तरीके से क्या देखा, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाल दिए जो कि क्या मिले, x इज इक्वल्स टू R साइन थीटा cos फाई, y इज इक्वल्स टू R साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल्स टू R
कॉस थीटा। तो आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हो गए। दैट इज हम लोगों ने क्या किया, अपने पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ट्रांसफॉर्म कैसे कर दिया, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हो गए। अब क्या करना है कि अगर हमें बात करनी है इस सर्टेन आर की, दैट इज पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, कि एक्चुअली आर की वैल्यू हमें कितने के बराबर मिल रही है, तो वहां से क्या देखा जाएगा, एक्स वाई जेड हमें मिल गया। तो क्या देखा, x इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई मिला, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई मिला, और z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा मिला। अब हमें क्या करना होगा, मान लिया कि इनको स्क्वायर किया, तीनों को, तीनों ही इक्वेशंस को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। तो स्क्वायर करा तीनों ही इक्वेशंस को और ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। यहां से क्या देखेंगे, इन दोनों इक्वेशन से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो इन ब्रैकेट क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, जो कि 1 के बराबर हो गया। तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से क्या हो गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हुआ, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, जो कि 1 के बराबर होगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या देख ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारा क्या हो गया, आर के बराबर। और यहीं से आर जो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर। तो ये तो बात हो गई कि आर जो हमारा पोजीशन वेक्टर था उसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। तो देख लिया कि किस तरीके से मैग्नीट्यूड निकलेगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने सॉल्व किया, तो हमारी मैग्नीट्यूड बेसिकली पोजीशन वेक्टर की मिल गई। तो ये तो बात हो गई। अब अगर एंगल की बात करनी है तो एंगल की बात करी जाएगी, तो बोला गया कि सर्टेन जो एंगल होता है टैन थीटा जो हमें मिलता है, या सॉरी टैन फाई जो मिलता है वो y अपॉन एक्स के बराबर मिलता है। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यहाँ पे टैन इनवर्स y बाई एक्स के बराबर हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे समवट बनाया था, हमारा पोजीशन वेक्टर ये था, r की वैल्यू इतनी हुई थी, यहां से एक समवट हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और इसको फिर से ऐड किया था, तो यहाँ पे क्या बना था, हमारा फाई बना था, ये थीटा बना था। तो फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या था, y एक्सिस के अक्रॉस, तो y अपॉन एक्स, तो सिंपली लिख दिया y बाई एक्स। और यहीं अगर थीटा की बात करी जाएगी, दैट इज टैन थीटा की बात करी जाएगी, तो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की बात करी जाएगी तो परपेंडिकुलर ये है, दैट इज इतने के बराबर था, और ये जो है ये किसके बराबर था, रिजल्टेंट वैल्यू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। तो ये क्या मिला था, अंडर रूट मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एक्स के बराबर था और ये वाई के बराबर था, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये इसकी जितनी वैल्यू होगी सेम इतनी भी उसकी भी वैल्यू थी, तो ये क्या हो गया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर की वैल्यू, और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ओरिजिन से जेड एक्सिस पे कट करा था, तो इसको हम लोगों ने जेड बोल रखा था, तो ये क्या हो गया था, जेड के बराबर। तो यहां से थीटा जो मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड के बराबर। तो इस तरीके से वैल्यूज निकाल दी गई, दो फाई और थीटा भी निकल गया। और यहीं पे हम जो हमारे वेरिएबल्स है दैट इज आर थीटा और फाई, उनकी रेंज भी बताई जाती है। तो रेंज जो होता है, आर का जो रेंज होता है वो 0 टू इंफिनिटी होता है। वहीं थीटा की बात करें तो थीटा की जो वैल्यू होती है, रेंज होता है वो 0 टू पाई होता है। एंड फाई की बात करें तो उनका रेंज जो होता है 0 टू 2 पाई के बराबर होता है। तो ये इतनी बातें थी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस डिराइव करने को बोला है, पर सिंस ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले जो एक्स वाई जेड हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाले थे वो तो निकालने ही होंगे, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और साथ ही साथ एंगल्स के बारे में भी बताना होगा कि थीटा किस सर्टेन वैल्यू के बराबर आ रहा है, फाई कितने के बराबर आ रहा है, एंड साथ ही साथ उनके रेंज के बारे में भी बताना होगा। जो हमारे आर थीटा फाई रेंजेस हैं, वेरिएबल्स हैं, उनके रेंज क्या होंगे उनके बारे में भी बताना होगा। तो इतनी चीजें हमें इस सर्टेन क्वेश्चन में करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है कि बोल रहा है कि इफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप देन प्रूव दैट डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो क्या क्वेश्चन हमें गिवन हो गया? क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारा गिवन है कि हमें फाइंड करना है डेल डॉट आर कैप, डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो क्या देखा जाएगा? डेल डॉट बता रहा है, दैट इज डाइवर्जेंस निकालने की बात कर रहा है। यहाँ पे आर कैप गिवन है, कैप जैसे ही लग गया किसी भी क्वांटिटी में मतलब कि वो यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर ये हमारा 0 के बराबर होगा, दैट इज इस सर्टेन क्वांटिटी का अगर हम डाइवर्जेंस निकाले तो वो 0 के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो आर किसी भी यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइंड होता है? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर अपॉन आर। और यहां पे भी क्या है? आर स्क्वायर है जो कि मैग्नीट्यूड है। तो जब आर कैप की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आर कैप अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या देखा? तो लास्टली डाइवर्जेंस हमें किसका निकालना होगा? डाइवर्जेंस हमें निकालना होगा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब का, क्योंकि ये जो था वो यूनिट वेक्टर गिवन था। यूनिट वेक्टर को हम आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर के फॉर्म में लिख दिए। अब जब इस सर्टेन यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रखी तो एक आर जो था उसकी पावर और बढ़ जाएगी। तो लास्टली हमको क्या निकालना होगा? डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर जो है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब निकालना होगा। तो दैट अब क्या देखना है कि आर वेक्टर जो हमारा गिवन है वो कैसे गिवन है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के टर्म में गिवन है। और वहीं जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ होता है। ये होता है उसका मैग्नीट्यूड। किसी भी यूनिट वेक्टर किसी भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अब आर वेक्टर की वैल्यू तो लिख दी, यहाँ पे आर भी निकाल दिया, बट हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है? आर क्यूब करना है। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 पहले से ही है, क्यूब कर देंगे मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो गया? 3/2। तो क्या देखा कि जो हमें डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालनी होगी वो किसकी निकालनी है? डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यहां पे क्या देखेंगे कि डेल दैट इज डेल ऑपरेटर किस तरीके से डिफाइंड होता है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट करेंगे तो आर वेक्टर की वैल्यू, आर वेक्टर क्या हो गया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में आर क्यूब दैट इज मैग्नीट्यूड। आर क्यूब हमने निकाल दिया अभी वैल्यू जो कि किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 इसके बराबर है। तो अब देखते हैं कि फर्दर इनको सॉल्व करने पे वैल्यूज हमें क्या मिलेंगी। तो सिंपली क्या देखा हम लोगों ने कि हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, दैट इज तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट ऑफ व्हाट? आर वेक्टर जो कि है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 निकल गया। अब क्या करना है? डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का जे डॉट जे, के का के डॉट के। क्यों? क्योंकि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ही हमें 1 के बराबर मिलता है, अदरवाइज सारे 0 हो जाते हैं। तो आई का मल्टीप्लीकेशन आई के साथ करेंगे तो मतलब क्या मिला? डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ व्हाट? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 हो गया, प्लस जे डॉट जे करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
3/2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। तो क्या देखा कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी वैल्यू मिलेगी, फिर इसको इसके साथ किया तो y अपॉन दिस, और इसको इसके साथ किया तो z अपॉन दिस वैल्यू। अब हमें क्या करना होगा, इन्हें डिफरेंशिएट करना है। तो देखेंगे क्या होगा। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार इसकी वैल्यू देख लेते हैं डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगी, फिर इसकी वैल्यू तीनों को ऐड कर देंगे। तो क्या देखा गया कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 की वैल्यू। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2, इतना लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्या किया हमने, जस्ट को ऊपर भेज दिया तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में। अब इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शंस बन रहे हैं, पहला ये फंक्शन, दूसरा ये। तो हम जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो u डैश v प्लस u v डैश कर देंगे। तो एक कांस्टेंट रहेगा, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा कांस्टेंट रहेगा, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, मान लेते हैं कि अभी ये सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन किया, ये कांस्टेंट है तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इंटू 1 हो जाएगा, मतलब कि यही कंप्लीट वैल्यू मिल गई। प्लस क्या हो जाएगा, अब ये हमारा कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन कर इसका करेंगे इस सर्टेन क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन -1 होता है। तो डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, एन क्या है -3/2, एक्स क्या है कंप्लीट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एन -1 करेंगे तो -3/2 -1 दैट इज -5/2 हो गया। और फिर से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x के बराबर हो जाएगा। दैट इज क्या देखा कि यहां से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 मिला, और यहां से क्या मिला -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -5/2 इंटू 2x स्क्वायर, इतनी वैल्यू मिल जाएगी। 2 ये हो गया, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हो गया। सेम इसी तरीके से हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या था, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक बार ये कांस्टेंट होगा, इनको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार ये कांस्टेंट होगा, इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम इसी तरीके के पैटर्न में वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -3/2, फिर -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -5/2 टू वाई स्क्वायर मिल जाएगा। और सिमिलरली z के लिए जब करेंगे तो z के लिए भी इसी तरीके से वैल्यू मिल जाएगी, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2, फिर -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -5/2 टू जेड स्क्वायर। अब क्या करना है, हमने तीनों की ही वैल्यू निकाल दी, क्या देखा कि इसकी भी वैल्यू निकाल दी, इसकी भी वैल्यू निकाल दी, इसकी भी वैल्यू निकाल दी। अब तीनों की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज तीनों ही की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो देख लेते हैं, ऐड करना होगा तो क्या करना है, जस्ट तो वैल्यू ऐड कर देंगे, दैट इज डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। जब करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ व्हाट, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2। इनकी वैल्यू हमने निकाल रखी है और वैल्यू हमें क्या मिली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2, अगर इनकी वैल्यू की बात करी जाए तो लास्ट में क्या निकाला, दिस -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -5/2 इंटू 2x स्क्वायर। ये इस सर्टेन क्वांटिटी की वैल्यू आई है। सेम इसी तरीके की वैल्यू क्या मिली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -5/2 2y स्क्वायर प्लस इनका डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -5/2 2z स्क्वायर। इस तरीके की कंप्लीट वैल्यू हमें मिली है। तो इनका डिफरेंशिएशन इनका तीनों का डिफरेंशिएशन किया, तीनों को ऐड कर दिया। अब फर्दर हम सॉल्व करेंगे इन्हें, तो क्या देखा कि ये वैल्यू इधर भी मिली, प्लस यहां भी मिली, प्लस यहां भी मिली। तो एक बार, दो बार, तीन बार, तो 3 टाइम्स मिल गया। तो 3 इंटू दिस कर सकते हैं, तो क्या मिल गया, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 ये मिल गया। और यहां से क्या देखा कि अगर अब कितने टर्म बचे, इनको लिख दिया, इन्हें भी लिख दिया जो कि -3/2 थे, और यहां भी लिख दिया। अब कितने टर्म बचे रह गए, ये सर्टेन टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। यहां से क्या देखेंगे कि इन तीनों ही टर्म में -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -5/2 कॉमन है। और ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, इतना जो है हमें कॉमन मिल गया। तो क्या देखा, -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -5/2 सब में कॉमन है। तो यहां से क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर, यहां से बच जाएगा 2y स्क्वायर और यहां से बच जाएगा 2z स्क्वायर। तो इतनी वैल्यू मिल गई। आगे फर्दर हम सॉल्व करके देख लेते हैं इन्हें की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो फर्दर जब इन्हें सॉल्व करा जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में गया तो पावर प्लस हो जाएगा। यहां पे क्या बचा है, यहां से एक 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 और इससे जो 2 कॉमन आएगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से ये भी गया, 2 कॉमन ले लिया और 2 कैंसल हो गया। तो यहां से क्या बचा, -3/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 5/2 और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहां से क्या देखने को मिला, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो गया। और ये क्या है, इसका पावर 1 है, नीचे जाएगा तो 5/2 -1 बन जाएगा। तो 5/2 -1 इज व्हाट, 3/2। तो ये भी क्या हो गया, -3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये बेसिकली इसके पावर को कैंसिल कर दिया, 5/2 -1 हो जाएगा। तो क्या देखा कि ये वैल्यू दिस पॉजिटिव में, ये माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो क्या देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब निकाला, या डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर निकाला, वो किसके बराबर मिला, 0 के बराबर। तो यही जो था हमें प्रूफ करना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा गिवन है वो क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर वेयर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज दिस। तो यहां पे क्या करना है, हमें डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का सर्टेन सॉल्यूशन निकालना है। तो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारा क्या था कि क्या बोला गया था कि कोई भी अगर हमारे पास मान लेते हैं कि पेंडुलम है और सर्टेन उस पे एक वो पार्टिकल को अगर उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा दिया जाए तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो ये एक तरीके का सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। अब इस सर्टेन सिंपल हार्मोनिक मोशन को डैम्ड कब बोला गया, कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और एक्चुअल केसेस में क्या देखा जाता है कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम पार्टिकल की एम्पलीट्यूड जो है वो कम होने लगती है, दैट इज पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ और विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो रेस्ट पे आ जाती है। तो यही हमारा सिस्टम डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है। तो क्या देखा जाता है कि इस सर्टेन ऑसिलेटर में 2 तरीके के फोर्स एक्ट करते हैं। पहला फोर्स क्या होता है, पहला फोर्स हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है।
पहला फोर्स हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, जो कि किसके बराबर लगता है, F इज इक्वल्स टू माइनस के वाई के बराबर लगता है, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। के हमारा क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है। और दूसरा फोर्स यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स एक्ट करता है या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, जो कि किसके बराबर होता है, F इज इक्वल्स टू माइनस आर डी वाई बाई डी टी के बराबर होता है, जहां पे आर जो होता है वो क्या होता है, डैम्पिंग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, तो माइनस आर डी वाई बाई डी टी हो गया। अब क्या बोला जाता है कि अगर हम टोटल फोर्स की बात करें तो जो टोटल फोर्स हमारा ऑसिलेटर पे एक्ट करेगा वो क्या करेगा, दोनों ही फोर्स को हम ऐड कर देंगे। तो जो टोटल फोर्स हमारे पार्टिकल पे एक्ट करता है वो करता है माइनस आर डी वाई बाई डी टी माइनस के वाई के बराबर। अब इस सर्टेन फोर्स की बात करी जाए तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m d2y अपॉन dt2 इनको लिख दिया और यहां से क्या मिल गया, माइनस आर डी वाई बाई डी टी और माइनस के वाई। इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, क्या देखा गया कि इन्हें अगर हम इस सर्टेन इक्वेशन को इधर भेज देते हैं तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, m को इधर भेज दिया तो ये लिख सकते हैं d2y अपॉन dt2 प्लस r अपॉन m dy बाई dt प्लस k अपॉन m y इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या बोला गया कि इसे हम फर्दर लिख देंगे d2y अपॉन dt2 प्लस r अपॉन m को 2b लिख दिया dy बाई dt प्लस इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर बेसिकली इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो सर्टेन था ये क्या हो गया, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का। और इन्हीं के सॉल्यूशंस के बारे में हमें बताना है, तो इन्हीं को फर्दर सॉल्व किया जाता है। तो हमें 3 कंडीशन देखने को मिलते हैं जो कि क्या होते हैं, हैवी डैम्पिंग की केस जिसमें b की वैल्यू ज्यादा होती है ओमेगा से, देन क्रिटिकल डैम्पिंग की केस जहां पे b कंपेरेबल टू ओमेगा नॉट होता है, एंड जो होता है उसके बाद से हम अंडर डैम्पिंग की केस देखते हैं जहां पे b की वैल्यू कम होती है ओमेगा नॉट से, जिस कंडीशन में ही बेसिकली हमें डैम्पिंग वाली केस देखने को मिलती है पार्टिकल की। और वो डैम्पिंग वाली केस क्या देखने को मिलती है कि सबसे पहले अगर हम ऑसिलेशन बनाते हैं तो ये अगर पार्टिकल का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हो गया तो एक डैम्पिंग ये दिखाता है, जो कि हमें सबसे पहले केस में मिलता है जो जब b ग्रेटर देन ओमेगा होता है, हैवी डैम्पिंग की केस, देन क्रिटिकल डैम्पिंग की केस ये होती है। और जब अंडर डैम्पिंग की केस की बात करी जाती है तो पार्टिकल देखा जाता है कि वो ऑसिलेटरी मोशन तो शो करता है बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पार्टिकल की एम्पलीट्यूड जो है वो कम होने लग जाती है और एक सर्टेन टाइम पे रेस्ट पे आ जाती है। तो उसी सॉल्यूशन के बारे में हमें इस सर्टेन क्वेश्चन में बताना है। तो ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन की बात करें जो इसमें गिवन था वो क्या था, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एट राइट एंगल गिवन बाई x इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस। तो क्या बोला गया कि हमें यहां पे क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है जब क्या करेगा, दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस किसी सर्टेन राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल पे। तो ये क्या हो गया, दैट इज हमें इनकी लेसाजस फिगर ड्रॉ करनी है। तो लेसाजस फिगर क्या होता है कि जब भी किसी सर्टेन पार्टिकल पे दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस, दो सिंपल हार्मोनिक वेव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक्ट करती हैं, तब पार्टिकल जो है एक सर्टेन उनकी जो रिजल्टेंट मोशन होती है वो एक क्लोज्ड कर्व फॉर्म की होती है और वो क्लोज्ड कर्व जो सर्टेन वो पाथ रिजल्टेंट पाथ कवर करने वाले हैं वही हमारी लेसाजस फिगर कहलाती है। तो क्या बोला गया है यहां पे, क्या है, पार्टिकल का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज टाइम पीरियड है वो 1:1 रेशियो का है, दैट इज सेम फ्रीक्वेंसी का है। तो इस सर्टेन केस में जो लेसाजस फिगर हमें ड्रॉ करना है तो क्या बोला जाता है, जो रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन आता है उस सर्टेन केस में जब पीरियड्स की फ्रीक्वेंसी 1:1 की होती है तो क्या बोला जाता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी cos फाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फाई हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है लेसाजस फिगर का सर्टेन 1:1 के केस में। अब यहाँ पे हमें क्या केस गिवन है, फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 के केस में हमारा लेसाजस फिगर कैसा मिलेगा, तो फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर और sin फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर। तो यहां से जब ये सर्टेन कंडीशन हम अपनी रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 0 इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। तो ये क्या देखने को मिलता है कि ये एक सिमेट्रिकल एलिप्स की इक्वेशन बनती है।
ये क्या बनता है, सिमेट्रिकल एलिप्स का इक्वेशन। तो इसका लिसाजस फिगर बनाते हैं हम तो क्या होता है, एक सिमेट्रिकल एलिप्स बनता है। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सर्टेन क्वेश्चन में हमारी केस गिवन है कि 5/2 पे हमको 5 इक्वल्स टू π/2 पे लिसाजस फिगर बनाना है, साथ ही साथ a इज इक्वल्स टू b, दैट इज दोनों ही वेव्स जो है उनकी एम्पलीट्यूड भी बराबर हो जाए। तो उस सर्टेन केस में क्या देखेंगे, पार्टिकल का x² अपॉन a² a इज इक्वल्स टू b दे दिया। तो π/2 के केस में हम लोगों ने देख लिया कि इक्वेशन कैसा मिलेगा। अब जो है इसके बाद ये केस लगाएंगे कि अगर a इज इक्वल्स टू b हो जाए, तो a इज इक्वल्स टू b हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, x² अपॉन a² y² अपॉन a² इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या देख सकते हैं कि x² प्लस y² इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, a² इधर गया और ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन है। तो अब जो पार्टिकल पे दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस एक्ट करेंगे, तब सर्टेन केस में जो पार्टिकल का मोशन होगा वो सर्कुलर होगा। दैट इज जब phi इज इक्वल्स टू π/2 हो गया और दोनों ही वेव्स की एम्पलीट्यूड सेम रहेगी, तो उस सर्टेन केस में जो लिसाजस फिगर बनेगा वो हमें सर्कल जैसा मिलेगा। तो लिसाजस फिगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो अब जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स पहले बनाते थे, अब जो है स्क्वायर बॉक्स बनेगा, क्योंकि पार्टिकल का या वेव्स की बात करें तो दोनों ही की एम्पलीट्यूड सेम है। तो ये हो गया ओरिजिन, ये भी क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा और हमारा वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो एक सर्कल जो है हमें बनता हुआ दिखेगा। तो ये जो है उनकी सर्टेन लिसाजस फिगर हो जाएगी केस जब a इज इक्वल्स टू b हो जाएगा और phi इज इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा, जब फ्रीक्वेंसीज जो है रेशियो में है या पीरियड्स जो है रेशियो में 1:1 के। तो ये बात हो गई इस सर्टेन क्वेश्चन में। तो इतने क्वेश्चन गिवन थे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।